नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम बिहार में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार की उस नीति की जो जनता के नाम पर बनी थी, पर आज जनता के गले क्या फांस बन गई है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शराबबंदी की। नीतीश कुमार की वह महत्वाकांक्षी योजना जो बिहार की सबसे बड़ी विफलता बन चुकी है। चचा को कहते हैं कि वो सरकार अच्छी तरह चला नहीं रहे हैं, परंतु ये नीति तो बहुत ही गले के फांसी बन गई है उनके लिए। और सबूत क्या चाहिए आपको? चुनाव की तारीखें घोषित होते होते ही सामने बड़े सारे आंकड़े आ गए हैं। अभी अभी चुनाव आयोग की निगरानी में जब बड़ी बड़ी जब्तियां हुई, सीजर हुए, तो सारा खुलासा हो गया कि ये नीति कहाँ गई खड्डे में। केवल कुछ ही हफ्तों में बिहार में करीब 70 करोड़ के मूल्य की नकदी, शराब और नशे के सामान जब्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनकी द्वारा जो पुलिस अपॉइंट की थी, उन्होंने उसका जब्त किया है। मज़े की बात क्या है, इनमें से 23 करोड़ से ज़्यादा की शराब भी जब्त हुई है। यानी कि लगभग 70 से 80 लाख रुपए रोज़ की शराब वहाँ पर निकल रही है। इलेक्शन के दौरान जिस 70 लाख की शराब कहाँ पिलाई जाती है? मतलब साफ है, जिस राज्य में शराब पर 9 साल से रोक है, वहाँ चुनाव आते ही शराब की नदियाँ बहने लग गई हैं, शराब के अड्डे खुल गए हैं, और जहाँ कर वहाँ वोट के अलावा शराब भी मिलती है। वोट तो जब मिलेंगे देखा जाएगा। तो सवाल क्या उठता है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये शराब के इतने सारे टैंक जो आ रहे हैं, जो इतने सारे बोतलें आ रही हैं, वो कहाँ से आ रहा है? और इनको संरक्षण कौन दे रखा है? इनका माई बाप कौन है? और क्यों हर चुनाव में ये कहानी दोहराई जाती है? पैसा तो मिलता है शराब के कारण से, वो भी बिहार में जहाँ नशाबंदी है। 2016 में नीतीश कुमार ने इस नीति को लागू किया था। पूरे गर्व से कहा था, अब बिहार नशा मुक्त होगा, महिलाएं सुरक्षित होगी और बिहार का समाज भी सुधरेगा। पर 2025 में हम खड़े हैं, देखिए ये समाज बिहार का सुधरा नहीं, बल्कि ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। वहाँ पर शराब जिसे कहते हैं, शराब पीने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है तो नहीं कहता, कम हुई ये लोग कहते हैं, परंतु शराबी तो शराब पी रहे हैं। शराब नहीं रुकी, बस उसका रंग बदल गया। अब वही शराब तस्करी बनकर आती है, माफिया के हाथों से गुजरती है, और नेताओं की संरक्षण तो उनको मिलता ही है, पैटर्नेज तो मिलती है, उनको पैसा भी मिलता है। पुलिस ने बताया है कि नशाबंदी लागू होने के बाद से अब तक 9 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। यानी कि पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहे हैं? दर्ज हुए केस, दर्ज हुए, सज़ा कितनी हुई है? करीब 14 लाख लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, परंतु कितने दिन से जेल में पड़े हैं। उनका क्या जब्ती, आपने उनकी संपत्ति जब्त किया है, पर नतीजा क्या निकला? शराब आज भी हर गांव कस्बे में बिक रही है, और वोट जब आएगा हर पोलिंग के आसपास हर पार्टी के लोग अपनी पेटियां लेकर खड़े होंगे। हर किस्म की शराब, हर रंग की शराब मिल रही होगी, पौवा भी मिलेगा, अद्दा भी मिलेगा, पूरी बोतल भी मिलेगी, पर वह ज़्यादा महंगी है, जहरीली है और घातक भी साबित हो रहे हैं। इन 9 सालों में 200 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से मर भी चुके हैं। सिर्फ पिछले साल सारण और सीवान जिलों में एक हफ्ते में 35 से 40 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में 114 लोग, 2021 में 64 लोग मारे गए। कि शराब पिला पिला करके वो लोग मारे जा रहे हैं। किस तरह की शराब मिलती है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। हर बार सरकार कहती है हम तो जांच करेंगे, जांच कहाँ ही कब हुआ, पर नतीजा क्या? वही ढाक के 3 बात। नशाबंदी जिस अपराध को रोकने का दावा किया था, वही अपराध अब और मजबूत होता जा रहा है और पनप रहा है, फल फूल रहा है, पैसा बना रहा है। आज हर जिले में शराब माफिया काम करता है। उनके पास गाड़ियों के काफिले हैं, पुलिस की मिली भगत है, और नेताओं का तो संरक्षण है ही, बर्दाश्त है ही।
पहले से पता लग जाता है उनको कब पुलिस वाले आने वाले हैं। चुनाव जैसे आता है वोट बैंक ये बनना, नशाबंदी वोट बैंक बन गई है और ये नेटवर्क बहुत तरीके से एक्टिव हो जाता है। वोटरों तक शराब पहुंचाने के लिए इन माफियाओं के पास पूरा का पूरा राजनीतिक नेटवर्क भी है और उनका पूरा का पूरा संरक्षण जो है वो भी सामने से दिखाई देता है। और फिर पुलिस दिखावे के लिए कुछ छोटे छोटे झुटपैयों को पकड़कर फ़ोटो खिंचवाती है और अखबार में छपवा देती है कि किस तरह हमने इनको कंट्रोल किया है। लेकिन बड़े लोग वो कभी नहीं पकड़े जाते। किसी नेता का नाम सुना को पकड़ा गया, छोटा मोटा होगा, 2-4 पकड़े गए होंगे, परंतु इतनी बड़ी संख्या में शराब बिक रही है परंतु कोई बड़ा नेता नहीं पकड़ा है। सोचिए, अगर वास्तव में शराबबंदी लागू होती तो इतने बड़े पैमाने पर शराब पकड़ी जाती। ऐसा कहना है कि 10% अगर पकड़ा जाता है तो 90% नहीं पकड़ी जाती। अगर आपने 23 करोड़ की शराब पकड़ी है तो कम से कम 200 करोड़ की शराब नहीं पकड़ी गई होगी। हर साल हज़ारों किलो गांजा, अफीम, ड्रग जब्त हो रही है। तो जितनी जब्त हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा नहीं जब्त हो रही है और बिक रही है धड़ाधड़। 224 में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की संख्या 2016 के मुकाबले 4 गुना बढ़ी है। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामाजिक सुधार नीति का असली चेहरा। अब ज़रा हम पैसों की बात करते हैं। इसके अंदर कितना पैसा बनता है, करोड़ों में, लाखों में। जब बैन लागू हुआ था तब बिहार सरकार को शराब की बिक्री से सालाना 3000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व मिलता था। वो तो ख़त्म हो गया, पर शराब अभी बिक रही है। इसका 3000 करोड़ किसी की जेब में तो जा रहा है ना। जो सरकार को मिलना चाहिए था वो किसी और माफिया की जेब में जा रहा है। वही रेवेन्यू, वही इनकम अब गायब है, किसी और की जेब में जा रही है। सरकार का कहना है, उनका क्लेम है, ये तो जन कल्याण हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि वही 3000 करोड़ अब काले धन के बाजार में चला गया, माफिया के घर में चला गया, वोटर खरीदने के लिए बनना चला गया, वोटरों को खरीदने के लिए उनको गुमराह करने का एक साधन बन गया। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि बिहार में अब हर साल 10,000 से 20,000 करोड़ की अवैध शराब बिक रही है। जो पहले बिकती थी उससे ज़्यादा बिक रही है। जिस पैसे से स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, सड़कों की हालत सुधर सकती थी, वही पैसा माफिया और नेताओं की जेब में जा रहा है। आपको एक उदाहरण देता हूं जो अखबारों में छपा है, मेरा नहीं है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। पिछले साल जो छपा है, जेडीयू के एक स्थानीय नेता सीताराम प्रसाद को शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बड़े नेता रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उनका क्या हुआ कुछ ही को पता नहीं है, अभी तक पता नहीं कि उनका क्या हुआ। उन्हें पार्टी से लंबित तो कर दिया गया, मगर आज वे फिर राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं और इलेक्शन मैकेनिज्म में, मशीनरी में लगे हुए हैं। वो घर में बैठे नहीं हैं, जेल में नहीं हैं, बाहर हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। कोई आरजेडी के रिश्तेदार, कोई वार्ड पार्षद, कोई स्थानीय अधिकारी, कोई कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, सब इस धंधे में अपना अपना नाम कमा रहे हैं। पैसा तो कम ही रहे, सब पकड़े जाते हैं पर सजा नहीं पाता क्योंकि सब मिले हुए हैं। नीचे स्तर के आदमी जेल में सड़ते हैं, जो शराब पीते हैं उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, परंतु ऊपर वाले जो बिकवाते हैं, बाहर से धंधा चलाते हैं, वो मज़े से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको लाल बत्ती भी मिल जाती है। कभी कभी तो पुलिस ही तस्करों की मदद करती है। 2023 में 200 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों पर शराब माफिया से मिली भगत के आरोप लगे। कुछ बर्खास्त भी हुए, पर छोटे मोटे लोग बर्खास्त हुए। बड़े अफसरों के ऊपर कोई आंच नहीं आई, वो बच गए। पर सिस्टम वही है, सड़ांध वही है, उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। जिस नीति को अपराध कम करना था उसने अपराधियों को सरकारी पैट्रनेज दे दिया है, अपने संरक्षण में ले लिया है। अब देखिए, चुनाव आते ही
हालात और बिगड़ जाते दिखाई देते हैं। हर मोहल्ले में आपको देखेगा थोड़े दिनों के अंदर, और ढूंढते रहेंगे कि कितनी बोतलें किस पेटी के अंदर। और पेटियां जो आती हैं उस पेटियों में के शराब की खाली बोतलें नहीं होती, उसके अंदर कपड़े नहीं होते, शराब की भरी हुई बोतलें होती हैं। हर किस्म की बोतलें होती हैं, महंगी भी सस्ती भी। शराब माफिया, नगद डीलर और स्थानीय नेता एक साथ बैठ कर के एक ही अड्डे पर सारी प्लानिंग करते हैं कि कितनी शराब कहाँ बेचनी है, किसके थ्रू भेजनी है। शराब की गाड़ियों को राता रात सीमा पार कराया जाता है, उनको रोका नहीं जाता। उनके पास तो ऑटोमेटिक पास होता है कि उनके पता होता है किस गाड़ी में से क्या जा रहा है। किसी ट्रक में सब्जी दिखती है पर अंदर शराब की पेटियां भरी होती हैं। पुलिस जानती है पर रोकती नहीं है। उनको पता है इनको हम रोकेंगे तो हमारे को भी हरी झंडी दिखा दी जाएगी, क्योंकि अब शराब सिर्फ मुनाफे का नहीं, सियासत का हथियार बन चुकी है। शराब के माध्यम से चुनाव जीता जा सकता है, ये एक टेस्टेड और ट्राइड तरीका है। अब तो मजाक यह है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, क्योंकि अमीरों के घर में सब कुछ अवेलेबल है। कि शराब, गरीब लोग तो सस्ती शराब पीते हैं, अमीर और रसूखदार लोगों के लिए तो शराब हमेशा उपलब्ध है। घरों में, गाड़ियों में, रिजॉर्ट्स में, 5 स्टार होटल में, जहाँ भी जाइए आप, जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पर आपको शराब मिल जाएगी। और गरीब जो देसी दारू पीते हैं वही जहरीली निकलती है और वो बेचारे इसके अंदर मर भी जाते हैं, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। कितना विडंबनापूर्ण है कि नीति का नाम नशा मुक्त बिहार है, लेकिन अब हर गली में एक नया नशे ठिकाना है। हर गली में एक नया नशे का ठिकाना दिखाई देता है। शराबबंदी ने राज्य की सभी छवि भी बहुत बिगाड़ी है। लोग हंसते हैं कि बिहार में सब बंद है, बस शराब खुली है। रात को दुकानें बंद होती हैं पर शराब की बोतलें सड़कों पर खुलेआम मिलती हैं। और जब इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत शराब की बोतलें बजेगी, एक दूसरे के सिर पर भी पड़ेंगी। सरकार ने न सिर्फ अपना राजस्व खोया, रेवेन्यू खोया, इनकम खोई, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो दी है कि टोटल विफल हुई है। हर बार जब कोई जहरीली शराब से मरता है, सरकार जिम्मेवारी से बच निकलती है। क्या चुनाव जीतने के लिए लोगों को मारना भी ज़रूरी है शराब के माध्यम से? कभी अफसरों पर ठीकरा फोड़ दिया, कभी एक माफिया पर। परंतु सत्ता में आने के लिए शराब का प्रयोग करना कितना निंदनीय है। पर जिसने ये नीति लागू की उसने कभी नहीं माना कि उसकी नीति फेल हुई है। जहाँ जहाँ भी नशाबंदी लागू हुई है हिंदुस्तान के अंदर, कानून ने ही उसको फेल किया है। अब तो ये बैन बिहार में अपराध, रिश्वत और राजनीतिक पैट्रनेज का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है, एक इनकम का साधन बन चुका है। बिहार हालांकि इम्प्रूव कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु शराब भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। राज्य सरकार की फाइलों में शराबबंदी है, पर ज़मीन पर शराब एक सेफ व्यवसाय बन चुकी है। उनके पीछे किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकते। हर बोतल के पीछे कोई अफसर है, कोई नेता है, कोई ठेकेदार है। और जब चुनाव आते हैं तो ये शराब वोट बैंक बन जाती है। इससे वोट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। लोगों को रातों रात बोतलें बांटी जाती हैं जो बट रही हैं। रोज़ आपको इलेक्शन कमीशन वाले रोज़ एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, उसके अंदर बताते हैं कितनी शराब पकड़ी, कितनी पैसे पकड़े, सबके ये सब दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि, परंतु बांटने के बाद बहकावा जाता है उनको। पुरुषों को फुसलाने के लिए भी शराब दी जाती है। फिर कह दिया जाता है हमने तो शराब समाज का सुधार कर दिया। क्या सुधार हुआ? चुनाव से बिहार जो पिछड़ा था, जब जहाँ पर विकास के नाम की बात की जा रही है, वहाँ पर शराब को रोकने की कोई कसर, रोकने के लिए कोई काम दिखाई देता नहीं। क्योंकि हर साल मौतें बढ़ती जाती हैं, हर साल जब्तियाँ बढ़ रही हैं,
हर साल गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब असली शराब बाजार तो मजबूत होता जा रहा है। हज़ारों करोड़ों की वृद्धि उसके अंदर हर साल होती चली जाती है। कहते हैं कानून का डर होता है, ये तो कहने के लिए कानून का डर होता है, परंतु क्या बिहार में किसी को डर लगता है? बिहार में तो लठबाज आकर के सड़क पर खड़े जाते हैं। पर बिहार में शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों के लिए ही डर है कि उनका कोई माई बाप नहीं है, वो तो छोरे से पैसे लेकर के कच्ची शराब पी लेते हैं। परंतु जो रसूखदार लोग हैं, इनके लिए ये मुनाफे का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं गोल्डन अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। आप ही सोचिए, 9 साल में 14 लाख गिरफ्तारी, कितनी जेलें भर गई, पर अपराध शराब बिकनी कम नहीं हुई। चुनाव में तो रोज बड़ी बिकेगी। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? बिहार ने न सिर्फ अपना पैसा खोया, बल्कि अपनी साख भी खो दी। नीतीश कुमार जी ये मानते नहीं हैं कि फेल हो गई है, परंतु दिखाई देता है ज़मीन पर ये फील हो चुकी थी। कभी यह नीति सामाजिक परिवर्तन की मिसाल कही जाती थी। जब उन्होंने 2016 में अनाउंस की थी तो ये कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन है, और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके उनको वोट भी दिए थे। पर ये शराबबंदी न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। हर प्रदेश में सब शुरू हो गई है। शराब वोट जीतने का एक तरीका भी बन गया, हथियार बन गया। माफिया हंस रहा है, नेता आज भी बयान वही दे रहे हैं जो पहले देते थे, परंतु शराब की नदियां अभी भी बह रही हैं, उनको बह रही हैं, और जनता मर रही है या झूठ सुन रही है। और मैं आज ये कह रहा हूँ, अगर यही हाल रहा तो बिहार नशा मुक्त नहीं, नशा मुक्त हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर। ये नीति, ये कानून, ये दिखावा अभी तक तो सब फेलबा। अब ज़रूरत है सच्चाई से सामना करने की। या तो सरकार ईमानदारी से इसकी समीक्षा करे कि नीति फेल हुई है, या ये मान ले ये प्रयोग असफल रहा, इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि जो नीति जनता की जान, पैसा और भरोसा तीनों ले ले, वह नीतीश नीति नहीं, त्रासदी होती दिखाई देती है। और बिहार की नशाबंदी अब एक बहुत बड़ी त्रासदी बिहार के लिए बन गई है। जो विकास की ओर बढ़ रहा था, जिसको आप बीमारू स्टेट से बाहर निकाल रहे थे, शराब उसको पीछे ले जाते हुए दिखाई देता है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और इश्यू पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, उसको टिप्पणियाँ लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी जैसी भी पसंद आए आपको, मैं बुरा नहीं मानूंगा और उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।